Welcome to Movers and Shakers. मेरे पास ही आवो मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। मेरे पास ही आवो मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। ओहो, आगे भी तो सुनाओ ना। सुनाता हूँ लल्लू। पुरानी एक कहानी है जिसमें मेन कैरेक्टर जब झूठ बोलता है तो उसकी नाक लंबी हो जाती है। वैज्ञानिकों का अब यह कहना है कि यह महज कहानी की बात नहीं, यह सच है। जो इंसान झूठ बोलता है उसकी नाक बहुत लंबी हो जाती है। सौभाग्य से मैं तो बच गया क्योंकि मुझे बचपन से ही झूठ बोलने की आदत नहीं। इनफैक्ट आप शायद जानते नहीं, मुझे इसके लिए 1997 में एक इंटरनेशनल अवार्ड मिला था जो मैंने बेच दिया टू रेज फंड्स फॉर ऑल द थिन स्टार्विंग मॉडल्स ऑन फैशन टीवी। उन्हें देखकर बहुत दुख होता था। ऑफ कोर्स ये सब उन दिनों की बात है जब टाइम मैगजीन में मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया था हॉलीवुड की जूलिया रॉबर्ट्स का दिल तोड़ने का। बट इट वाज अ लाई, आई टेल यू इट वाज अ लाई। जो सलूक जूलिया ने मेरे साथ किया था क्या बताऊं। Before my credibility nosedives any further, let me announce the guests tonight. Our guests are actress Poonam Dhillon and model Rajiv Anand. But before that, give a large round of applause to Sheruki and the Rubber Band. Hello, welcome back. I'm SS and you're watching MNS. खबर लगी है कि बहुत से नेता लोग अपनी बीमारी के बहाने अपने परिवार वालों के साथ सरकारी खर्चे पर विदेश घुमाते हैं। ऐसे एक परिवार में नेताजी का बेटा मुन्नू बहुत जिद करते हुए अपनी मां से बोला, मम्मी मम्मी मेरी जब छुट्टियां खत्म हो जाएंगी क्या डैडी तब बीमार पड़ेंगे? नहीं बेटे, हम तो अगले हफ्ते ही विदेश जा रहे हैं। इस पे बच्चा खुश होकर जोर से चिल्ला के बोला, माय डैडी स्ट्रॉन्गेस्ट। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते वरना इंक्वायरी बैठ जाएगी। वही बोलो जो सिखाया गया था। ओके मम्मी, माय डैडी सिकेस्ट। पिछला साल था फिल्मों में प्यार टाइटल की भरमार का साल, इसलिए हर चौथी फिल्म के टाइटल से प्यार टपकता था। लेकिन इस साल फिल्मों के टाइटल्स में प्यार की जगह ले ली है मारामारी ने। तभी तो पहले आई टेररिस्ट और अब एक कन्नड़ फिल्म रिलीज हुई है जिसका नाम है AK-47। इससे लगता है कि आने वाली फिल्मों के टाइटल्स होंगे बजूका, शेलिंग वगैरह वगैरह। इन एक्सप्लोसिव फिल्म्स को देखने जाने पर टिकट के साथ साथ कानों में ठूसने के लिए ईयर प्लग्स बुकिंग विंडोज पर ही मिलेंगे। गेट कीपर गेट पर आपकी टिकट फाड़ती ही जोर से चिल्लाएगा, आगे बढ़ते चल। लेकिन भैया ये क्या, पिक्चर हॉल में बैठने के लिए एक भी सीट नहीं, हम बैठेंगे कहां? गेट कीपर टॉर्च दिखा के बोलेगा, सामने सब जगह ट्रेंचेस खुदी हुई है, कहीं भी पोजीशन संभाल लीजिए। ऐसी फिल्मों की खासियत यह भी होगी कि दी एंड की जगह एक नया कैप्शन देखने को मिलेगा, सीज फायर। चुनाव नजदीक आते ही देश में जगह जगह मैरिज ऑफ कन्वीनियंस जोरों पे है। हाल ही में चेन्नई में ऐसी शादी AIADMK और कांग्रेस के बीच में करा के लौटे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह। भाई शादी मुबारक। मजेदार बात तो यह है कि शादी ब्याह में जैसे जीजा फूफा और मौसा इंपॉर्टेंस न मिलने से रूठ जाते, वैसे ही शादी में भी रूठने रुठाने की परंपरा को कायम रखा है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने। उधर हरियाणा में शादियां टूटने पे जोर है। त्रासदी देखिए बंसीलाल जी की कि एक ही महीने में 6 बार तलाक शब्द सुनना पड़ा। मतलब 3 बार पहले भाजपा से और बाद में 3 बार कांग्रेस से। अब कुछ MNS ऑब्जर्वेशंस। अगर आप गौर करें तो हर बात में कुछ और ही बात छुपी होती है। They always wheels within wheels। मसलन हाउसवाइफ्स के बनाए खाने की तारीफ कर दीजिए तो ज्यादातर उनका जवाब होता है, भाई साहब अभी तो बहुत जल्दबाजी में बनाया है। जिसमें हिडन थॉट होता है, तसल्ली से बनाती तो फटे चक देती। किसी के घर जाइए तो लोग ये जनरल सा डायलॉग जरूर बोलते हैं, भाई साहब आप खाइए ना, हम तो खाते ही रहते हैं। जबकि उनका कहना ये होता है, हम तो खाते पीते लोग हैं, भुक्खड़ तो आप ही हैं।
अक्सर आपने शादी के बारे में यह सुना होगा कि शादी वो लड्डू है जो खाए वो पचता है, जो ना खाए वो भी पचता है। लेकिन सच्चाई यह है कि शादी लड्डू वड्डू कुछ नहीं है। शादी है च्युइंगम, जो शुरू में मीठी लगती है और बाद में फीकी, जिसे खाया नहीं जाता बल्कि सारी जिंदगी चबाते रहना पड़ता है भाई। And you mustn't miss the scoop of the episode. हमारी एमएनएस की इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत ही एफिशिएंट है, जिसका एग्जाम्पल है सचिन तेंदुलकर का महेश भूपति और लियांडर पेस को लिखा यह सीक्रेट बधाई पत्र, जिसे हम लोगों ने बहुत होशियारी से उड़ाया। श्रीमान भूपति और पेस, विंबलडन जीत के आने पे बधाई। हम मानते हैं हम वर्ल्ड कप हारे, लेकिन तुमने जीत के भी कौन सा कद्दू पे तीर मार दिया। तुम ही रहोगे और हम ही। हमारे लिए दसियों गाने गाए गए, तुम्हारे लिए किसी ने गाने का एक मुखड़ा भी गाया। 2 लोगों में टीम बना लेना कौन सी बड़ी बात है। 11 लोगों के साथ टीम बना के खेल सको, है इतना दम? तुम दोनों तो इतने कामचोर हो कि तुम्हारी गेंदें दूसरे उठाते रहते हैं, और हमारा बड़प्पन देखो, हम अपनी गेंदें खुद ही उठाते हैं, बिकॉज वी बिलीव इन द डिग्निटी ऑफ लेबर। तुम दोनों इतने मतलबी हो कि सिवाय अपने खेल के कुछ और सोचते ही नहीं। अरे हमें देखो, खेल के साथ साथ हमें टूथपेस्ट, साबुन और शैम्पू बेचने की भी कितनी ज्यादा फिक्र रहती है। तुम्हारे खेल में कोई कैप्टन नहीं होता। अरे हिम्मत है तो अजहर जैसे कैप्टन के साथ जीत के दिखाते। कहा सुना माफ, अपना दिल है साफ, तुम्हारा सचिन। किच किच किच। पैसे कमाते रहो, सदा मुस्कुराते रहो। आहा। Our first guest on Movers and Shakers tonight is a beautiful and charming lady who brought with her the freshness of a dewdrop when she made her debut in Yash Chopra's film Trishul. Ladies and gentlemen, please welcome Poonam Dhillon. Kapuchi kapuchi gum gum, kichiki kichiki gum gum. Kapuchi kapuchi gum gum, kichiki kichiki gum gum. Poonam, thank you so much for coming on our show. You know, you look as pretty, as lovely as ever, like you did in your first film. Thank and you. which was your first film, Trishul or Noori? Now that's a question I think I've been answering forever. Actually, it was Trishul, but people remember me for Noori for some reason. And Trishul was the first film I came in. लेकिन जो तुम्हारी वो फिल्म थी त्रिशूल, उसमें आपका थोड़ा बहुत बोहेमियन इमेज था. Just, you know, your entry, you know, your entry in a bikini and stuff like that, where people were not quite prepared. When one saw you on Noori, you came across as a very demure, very homely, very domesticated. But which of the 2 images did you like then? Did I like? I think I was more comfortable with Noori. With Noori. Because that bikini-clad bohemian thing wasn't really me. Huh. And Noori was more comfortable. Tell me, you come from a Air Force background and stuff. Your dad's been in the Air Force and naturally very strict upbringing and stuff like that. How did you mollycoddle him and how did he acquiesce, condescend to let you act in films? कैसे, क्या कह के पटाया था? हाँ, actually पटाया नहीं था मैंने, मुझे खुद नहीं पता था मैं या बहलाया था कि मैं करियर बनाऊंगी फिल्मों में. मैंने सोचा था एक पिक्चर करूंगी. इट वाज लाइक एन एडवेंचर. मैं छोटे से शहर में चंडीगढ़ में रहती थी. थिएटर में मैंने टोटल गिन के 3 पिक्चरें देखी थी अब 16 साल की उम्र तक. बस टोटल. वो क्या था, संपूर्ण रामायण, महाभारत नहीं, मिली और सैमसन, हाँ? मिली, अच्छा, गुड्डी एंड वन विच आई थिंक इट वाज जॉनी मेरा नाम, जहाँ तक मुझे कुछ याद है. तो उसके बाद मुझे सोचा कि चलो कैसी होती है फिल्में, फिल्म स्टार्स क्या होता है, ये क्या चीज होती है, देखने के लिए हमने एक फिल्म की थी. ये सोच नहीं, एडवेंचर. हाँ, लेकिन फिल्म में अलाउ कैसे किया? Your dad, how did he allow? 1 film or 10 film? Film is a film. It was taken in this thing के summer vacation है, एक holiday में. My mom of course didn't talk to me for 3 years after I joined. अच्छा, what are your fond memories of both the films when you were shooting? The Actually, first day. I almost have amnesia about it, but the first day I remember of Trishul was that I had a scene in which I have an accident and I've kind of bashed my car into something, and Amitabh Bachchan, who's supposed to be my stepbrother, whom I don't know is my brother in the film, he picks me up and he gets me home to Sanjeev Kumar's house, like, you know, कि ये आपकी अमानत, and this is the daughter. And the first shot was he is carrying me into the house and he gets me. So I was so nervous facing the camera, तो मुझे ख्याल भी नहीं आया ये कुछ मैं अपनी लाइफ का मोमेंटस हिस्टोरिकल सीन कर रही हूँ. I walked in and the scene got over and Amit ji put me down and everybody got about doing their own thing. Then suddenly Yash ji realized कि मेरी career का पहला shot है. They came up to me, oh best of luck and all. And one girl comes up to me and says,
how did it feel to be in Amitabh Bachchan's arms? Oh, I said, Amitabh Bachchan's arms. It never struck me I was in his arms. I was doing my shot and it was like a major experience for me. I tell you honestly, ये जो फिल्मों में जो लड़कियां आती हैं, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो डम हो. And you've been so good with academics, you're good with sports and everything else. You know, when you came here, was that dumbness expected of you? Yes, and I lived up to it. I worked very hard on it. I kept a very nice पर क्या dumb परेशानी blonde होती है? image. नहीं बहुत मेहनत करनी पड़ती है डम इमेज प्रोजेक्ट नहीं, करने पर के मर्दों लिए. को क्या परेशानी होती है? हीरो से क्या परेशानी होती है? जब लड़कियां इंटेलिजेंट होती है, जब हीरोइंस कुछ सवाल पूछा जाए और उसका सही उत्तर दे दें. नहीं उनको नहीं अच्छा लगता. पूनम, पहले तो ये बताइए कि आपने इतना लंबा सबैटिकल क्यों लिया? मतलब इतनी फिल्मों में काम करके अचानक आप छोड़ के चले गए. Then we saw you working in Andaz. What made you sign on a serial? Actually, when I stopped working for at least about 3 years, I was enjoying it, but everybody else around me felt that this is not you sitting at home doing nothing. I'm actually a over, I would say, energetic person, and I need to do something all the time. It's like that. Achha. So I was just sitting at home, and I was probably driving everybody mad, and I had a little baby who was 2 years old, and I was probably driving him mad also with the kind of attention I was giving him. तो उसका रेमेडी हमारी सारी फैमिली ने, इंक्लूडिंग माय ब्रदर सिस्टर, जो दोनों डॉक्टर्स हैं इंसिडेंटली, दे ऑल वर्क इन माय फैमिली. दे सेड पूनम प्लीज गो बैक टू वर्क. So I thought TV is a better medium, जिसका timing would suit me and everything, and I think that was a good decision at that time. Yes. Amongst the films which you did, Qasam and Basera and Noori and Trishul and all those films, which is the one role which you really liked? Oh God, that's a question I can never answer. Was something, in or one. did you miss out on that, the proverbial dream role? I won't say proverbial. I think even the heroines who probably, if you ask the most accoladed heroine today, probably even with national awards, she'll still feel that kuch aur hona chahiye. हाँ. But at the same time, I enjoyed films like Soni Mahiwal and Savere Wali Gaadi and Qasam, and not necessarily that they were all hits. Some were hits, some were medium hits. Ye Waada Raha, which till today people tell me it was one of their favorite films. Ye Waada Raha is also one of my favorite films. Yeah, I mean, it's very really surprising after so many years people remember it. अच्छा, ब्रेक से पहले मैंने ये सवाल किया था कि हर अभिनेत्री या अभिनेता के सर पे एक तलवार लटकी होती है. सक्सेस एंड फेलियर जस्ट फ्राइडे अवे. आपको कभी ऐसा ये खौफ महसूस हुआ था, ये डर महसूस हुआ था व्हेन यू वर लाइक राइट देयर एक्टिंग इन सो मेनी फिल्म्स कि अब मेरा क्या होगा अगर ये फिल्म फ्लॉप हो गई? आई मीन, वाज इट लाइक अ क्वेश्चन ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर यू? मेरी पिक्चर रिलीज हो रही है, पर मुझे पता भी नहीं होता था अगले फ्राइडे. Really? Somebody come and tell you, Poonam, you don't know your film is released, such a big Oh hit. God, really? That producer was supposed to pay me money on the release. I must ask the secretary, has he found out कि वो payment हुई है कि नहीं? It was something like that. Tell us a little more about Anmol and Paloma. You know, you're a family woman, and what Can kind I of a tell you family? about them? Can I show you the pictures, the album, the everything yes, which yes, I carry? yes. I have 2 little ones, and they are everything for me. They are my life. They are my babies. This is Anmol, and with a sweet, sweet daughter in pink, Paloma. The apple of your eye. Are you very happy with the way your career shaped up, your life, the way life has treated you? At this juncture, if I ask you, is Poonam Dhillon a very happy, content woman? What would your answer be? Yes, surprisingly. Yes. And we all hope that you stay that way. Thank you Thank so you. much. It was lovely talking to you. Our second guest on M&S tonight is the living testimony of the phrase, Jack of all trades. Be it rhyme shows, still ads, acting, broadcasting, you name it, he's done it. Ladies and gentlemen, please welcome Rajiv Anand. Thank you. Can I shake your hand? What's happened to your finger? ये क्या किया आपने? आते ही बम्बई में शुरुआत? हैं? I'm staying alone, so I was making pakoras. You know? पकौड़ा? So I burned my finger. Oh, दिल्ली से बम्बई आए पकौड़े बनाने आए? गलत जगह. Tell me, I mean, you are a mechanical engineer. You hold a degree in management. What are you doing in Bombay? Actually, I never thought that I would enter into this profession. I was doing very well, and I wanted to do PhD and all that stuff. Oh. So I was just broadcasting just for fun of it, just as a hobby and all. Then I was working as a maintenance engineer before I did my MBA. किसको maintain करते थे आप? I was maintaining the factory for Gulshan Kumar. अच्छा. And you had to maintain a lot of things out there. Like, such as Other for than- example? So that's the time I came across a lot of actors and models, and so I thought, let me try it. So I got my portfolio done at that point of time when I'd already worked. So I entered into this profession for the sake of money, not exactly for glamour, but
then I started getting a lot of work and a lot of assignments. राजीव, तुमने इतनी सारी चीजें की हैं, तुम इंजीनियर भी हो, मैनेजमेंट की डिग्री भी है, एक्टर भी बनना चाहते हो, They came मॉडलिंग in भी की है, phase. वो They क्या? were juxtaposed in time. Jack of all trades, but don't you yeah. want to master in any one thing? No, it's not that I'm jack of all trades. See, when I got a portfolio done, it was so professional that I started getting a lot of modeling assignment. Although my first assignment was a TV serial, which I started off. And so it comes, it's all related. Everything is interrelated. There are people who are director, like now she's going to get into direction. So it's juxtaposed in time. It's not that she's doing something. ये हर बात में तुम पूनम ढिल्लों का एग्जांपल क्यों दे रहे हो? राजीव, टेल मी, इससे पहले कि आप मुझसे एक सवाल पूछो, मैं अभी हैदराबाद शो पे गया था और मुझे ये छोटी सी चीज वहाँ पे मतलब ये ब्रास की होती हैं, तो आई थॉट आई विल ब्रिंग इट फॉर यू, और मैंने सोचा आपको ब्राइब दूंगा ताकि आप मेरी So that I can wish you that I wish that you become the top brass of this industry. Yes, Thank you so much. Thank you so much. This is a lovely Buddha which she has given. That's so thoughtful of him. Very nice. Thank you so much, Rajiv. लेकिन मैं फिर भी वो गलत सवाल करूंगा. ये इतने सारे तुमने मॉडलिंग असाइनमेंट्स किए, टाटा सियरा और OCM वगैरह वगैरह. What is one thing which you found so exciting about doing an ad film? The difference between a still campaign and an ad film is that immediately people, if you're walking, you've done plenty of campaigns. I've done around 60, 65 campaigns. But you have to go and tell them, see, I'm a model, I've done this, I've done that. But you do one commercial and then people recognize you. I mean, a common person would, or layman would recognize you as a model. हाँ, ये मॉडल है. मॉडलिंग करने के बाद कभी ऐसा होता है कि मैं ये चीजें ले जाऊं घर? कभी पूछते हो ऐसा? लड़कों को ना मिलती हैं, लड़की स्माइल देती है, उसको सब कुछ मिल जाता है. Okay, now you're moving towards films. Yeah. You know, before the break, we talked about Tapish, the film which Yeah, you're the working on. moment I came here, I found that Bombay has really been very nice to me. I've been meeting a lot of good people. In fact, I went and met this director, and I had just left my pictures and my profile. And I got a call next day to meet him, and I was offered this role in this movie that we are talking about. If you had to meet somebody like Subhash Ghai or Yash Chopra, what would your one-liner be? I would meet them. I'm at Movies No, and no. Shakers. I hope they're watching it. What kind of roles are you looking for, Rajiv? I'm looking at the kind of roles which is, I want to play the protagonist. It doesn't make a difference whether it's a small role, but the person should have a mission. We'll say amen to that, and definitely we all hope that 2 years down the line, when you look at your bio-D and you look at your resume, we'll say mission accomplished. Thank you so much. Love you so much. आज का यह खत भेजा है मणिभूषण प्रसाद ने पटना से. पूछते हैं, बरसात के दिनों में चींटियों के पर क्यों निकल आते हैं? मेरे ख्याल से प्रसाद साहब इसलिए ताकि जब बाढ़ आए तो इन्हें रेस्क्यू हेलीकॉप्टर का इंतजार न करना पड़े.